हम लोगों ने अभी तक ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए ताराचंद खांडेकर जी से बात की है, जो दलित साहित्य के अच्छे समीक्षक भी रहे हैं और आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ों पे बात हो रही थी, तो कुछ इतिहास की एक मोटा मोटी बातचीत हुई है और भी गहराई से उस पर बात करने की गरज है। लेकिन चूँकि 50 वर्ष दलित पैंथर के मनाए जा रहे हैं, एक विशेष अवसर है। इस अवसर पर हम लोगों को वो तमाम किताबें याद आती हैं, जवी पवार के 3 खंड, नामदेव दसाड़ का पुस्तक नामदेव दसाड़ का दलित पैंथर आंदोलन पे किताब, फिर अर्जुन डांगड़े की किताब, और फिर नागपुर में जो थे क्या थे उन्होंने बबन राव तुकाकोची, इनकी किताब का भी जिक्र हो जाता है। सब ने अपने अपने तरीके से उस किताब की रूपरेखा रखी और कमोबेश वो बहुत अजीब तरीके से बात आती रही है और उसके पीछे में श्रेय केवल दलित ब्लैक पैंथर को दिया जाता है। अब प्रश्न है कि ब्लैक पैंथर से पहले ही 1960 में भी कुछ भूमिका इतिहास के रूप में आई है। मैं यहाँ पर एक बात को और जोड़ना चाहता हूँ। बाबा साहब जो चलते अखबार मूक नायक निकाला करते थे, जब पहली बार मैक्सिमम गोरकी का जो उपन्यास था माँ, वो किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद नहीं हुआ था। अंबेडकर जी ने उस किताब का अनुवाद सीरियली मूक नायक में चलाया। इससे हम इस बात का एहसास होता है कि अंबेडकर दिल और दिमाग से कितने खुले थे कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के दौरान में जो चल रहा था रशिया में, उस पृष्ठभूमि पे जो लिखा गया उपन्यास था, उसके जो नायक थे बोल्शिक आंदोलन के और रशियन क्रांति के, वो मुख्य पात्र को बिल्कुल यहाँ पर भारत की धरती पर लेके आया, ऐसा सब जिक्र था। तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वो प्रश्न खड़ा होता है कि ब्लैक पैंथर कैसे प्रेरणा का स्रोत हो सकता है दलित साहित्य का। ब्लैक पैंथर को यहाँ पर मदद करने में, सहयोग करने में गेल आम्बेड की बड़ी भूमिका रही है और अम्बेडकरी आंदोलन को विश्व के पटल पर ले जाने के लिए जिन्होंने काम किया वो एलिना जीलियट थी, जिन्होंने बाबा साहब के साहित्य को लेके गया। ये सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि हमारे बीच आज जो वरिष्ठ साथी मौजूद हैं वो दलित साहित्य के इतिहास और उसके चरित्र के ऊपर में बात करेंगे। देखिए अभी तो फिलहाल यहाँ दलित साहित्य का जो परिप्रेक्ष्य था उसके खिलाफ भी अब आवाज़ बुलंद करना शुरू हुआ है। अब लोगों को दलित, बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद जो एक नई मूवमेंट शुरू की, उसके भी कुछ यहाँ के लोग हैं, उन्होंने दलित शब्द को ही नकारने की कोशिश की है और उसके जगह वो अम्बेडकरी साहित्य या फुले अम्बेडकरी साहित्य, जैसे कि वो शरद पाटिल जी ने फुले अम्बेडकर मार्क्स, फुले अम्बेडकर मार्क्स, इस प्रकार का एक नॉमेनक्लेचर दिया था। तो इस प्रकार के अंतर प्रवाह यहाँ चल रहे हैं। लेकिन मेरे सामने अब एक सवाल है कि दलित साहित्य की जब निर्मित हुई तब ब्लैक पैंथर की मूवमेंट जो अमेरिका में चल रही थी, उसका स्टडी जो बाबा साहब ने स्वयं किया था और उसके साथ उन्होंने यहाँ के जो स्टूडेंट्स M.N. वानखेड़े वगैरह, इनको वहाँ भेजा था और उनको उस प्रकार के सब्जेक्ट दिए थे कि आप उस प्रकार की स्टडी करो और फिर उसके बारे में अपन महाराष्ट्र में या भारत में उस प्रकार की कुछ बातें करने की आवश्यकता है, इसके बारे में कोशिश करेंगे। यहाँ अस्मिता दत्त नाम का एक त्रैमासिक भी डॉक्टर पांताव ने चला रहे थे और उन्होंने एक जनार्दन वाघमारे, जो लातूर के बहुत बड़े विद्वान हैं, वहाँ के वाइस चांसलर भी रहे हैं, जो खासदार भी रहे हैं, उन्होंने निग्रो साहित्य पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक पैंथर की जो मूवमेंट है, लिटरेरी मूवमेंट, जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल,
तो यहाँ कुछ लोगों ने उस प्रकार का इमिटेशन भी शुरू किया था। मैं आपको ये बता दूं कि दलित पैंथर की जो मूवमेंट थी उसका एक परोक्ष रूप से यहाँ प्रभाव हुआ। बाबा साहब के आंदोलन में तो विद्रोह वगैरह पहले से ही चल रहा था, लेकिन वहाँ जिसमें एक जैसे यहाँ पेरियार वगैरह ने एक मूवमेंट चलाया थी साउथ पे, वैसे ब्लैक पैंथर के भी मूवमेंट उसमें चली। तो ये परस्पर जो आदान प्रदान है या कम्युनिकेशन नहीं या कोऑपरेशन बोलो या समन्वय बोलो, वो समन्वय की भावना बाबा साहब के पूरे जीवन काल में, बाबा साहब के आंदोलनों में भी आपको प्रतीत होगी। और जैसे दलित साहित्य की मूवमेंट पश्चिम महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, उसके साथ साथ दलित पैंथर का भी या ब्लैक पैंथर का भी जिक्र किया जा रहा था। तो एक दलित साहित्य के जो एक्चुअली प्रिमिटिव स्टेज बोलेंगे हम उसको, 1960 वगैरह की बात थी, तो उसमें प्रोग्रेसिव राइटिंग भी आ रही थी, उसमें मार्क्सवादी लेखन भी आ रहा था, कुछ लोग मार्क्सवादी भी थे दलित साहित्य की मूवमेंट में। और इसी के कारण कुछ लोगों का अब ये लग रहा है कि दलित साहित्य की अब हम दलित नहीं रहे तो हम दलित साहित्य की मूवमेंट को क्यों आगे चलाएं। उसमें तो सब सारे ऐसे भी लोग थे, समाजवादी थे, कम्युनिस्ट थे, हम गांधीवादी थे, ये सब लोग उसमें थे, जुड़े हुए थे, प्रोग्रेसिव कहलवाने वाले भी लोग थे या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के भी लोग थे। तो ये सब बातें जब इकट्ठा आने लगी तो कुछ लोगों को ऐसे लगा कि अब दलित पैंथर, दलित साहित्य को छोड़ दें और अम्बेडकराइट लिटरेचर को सामने या दलित संज्ञा को ही हम छोड़ दें। मेरा अपना एक आकलन ये है कि बाबा साहब ने दलित शब्द का जो इस्तेमाल किया, उनके बहिष्कृत भारत में बाबा साहब ने जो स्वयं लिखा उसमें दलित साहित्य का भी उन्होंने उल्लेख किया, माने दलित शब्द का भी उल्लेख किया है। माने दलित ये शब्द है, ये कोई जातीय आइडेंटिटी नहीं है। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि दलित ये जातीय आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी है, तो बाबूराव बागुल भी कहते हैं कि ये जातीय आइडेंटिटी नहीं है दलित शब्द पे। नहीं, लेकिन उसके बाद उसको एक रूप दिया गया है कि दलित माने या महार या शेड्यूल कास्ट, इस प्रकार की बातें लोग समझने लगे। या दलित बोलो तो ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो साजिश का हिस्सा था। नहीं, वो साजिश का हिस्सा नहीं है। अब जैसे ये यहाँ के जो जिनको समाज में जिनके विचारों को एक मान्यता मिली, कुरुनकर बोलो या ऐसे जो यहाँ दलित साहित्य या महाराष्ट्र के जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, उन लोगों के भी ये धारणा रही कि जैसे हम दलित साहित्य में हमने जो अनेक प्रकार के सम्मेलन लिए, जिसमें समाजवादी थे, साम्यवादी थे, गांधीवादी थे, प्रोग्रेसिव थे, ऐसे सब लोगों को मिला के हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के यहाँ आंदोलनों को चलाने की कोशिश की। हमारा ये मानना है कि दलित शब्द बाबा साहब ने जैसा इस्तेमाल किया है, वैसे बुद्ध के काल से भी सुत्त पिटक में दलित त्रिपिटक जो बुद्ध धर्म की एक जिसको बेसिक थिंकिंग बोलते हैं, जिस त्रिपिटक में हुई है, उसमें दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और दलित शब्द यहाँ उस वक्त माने आज हम जिसको डिप्रेस बोलते, उन्होंने दलित शब्द इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे आज कम्युनिस्ट प्रणाली में जैसे शोषित लोग बोलते, उस प्रकार से उस वक्त के पाली लिटरेचर में दलित शब्द आया है। और वो जिसको उसका जब से जैसे अपभ्रंश दलित दर ये शब्द आपने सुना होगा। ये दलित शब्द का अपभ्रंश हुआ है। दलितेतर अलग, माने जो दलितों के अतिरिक्त। लेकिन दलित दर शब्द ये है, दलित शब्द का जिसको नकारात्मक दलित दर, तू दलित दर आहेस, माने तू नीच आदमी है। तो दलित शब्द इस प्रकार से प्रवाहित होता आ रहा है, लेकिन उसके ओरिजिन जो है वो जो दलित है, माने जो गरीब है, जिसको किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलता। और बुद्ध ने स्वयं कहा कि दलितत्व या दलित शब्द कोई माने बहुत ही जिसको हम सम्मान पूर्वक लेना चाहिए, दलितत्व खत्म करो, गरीबी खत्म करो। गरीबी खत्म किए बगैर आदमी को स्वाभिमान का वो जी नहीं सकता। तो ये जो लड़ाई थे बुद्ध से चलते आ रही है। और बाबा साहब ने जैसे कहा कि बुद्ध एंड मार्क्स, इस थीसिस में बाबा साहब ने मार्क्स और बुद्ध इनके समानार्थी जो कुछ बातें थी वो भी बताया।
साथ साथ बाबा साहब ने ये भी कहा कि बुद्ध और मार्क्स में क्या अंतर है। तो जहाँ तक आर्थिक ढांचा है, बाबा साहब ने स्वीकारा, उन्होंने स्टेट सोशलिज्म स्वीकारा, साथ साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कम्युनिज्म में नहीं है। तो बाबा साहब के पास, बाबा साहब ने बुद्ध, जैसे मार्क्स तो 100% स्वीकारा नहीं, लेकिन मार्क्स का उन्होंने निषेध भी नहीं किया। निषेध तो किया नहीं, उलट ये कहा है कि वो हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब बातों का, ये सब बातें उजागर क्यों करनी पड़ रही है आज? तो इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में या भारत में जो साम्यवादी लोग थे, जो मार्क्सवादी लोग थे या मार्क्स लेनिनवादी जो लोग थे, उन लोगों ने बाबा साहब को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ी, एक छोटी बुकलेट है वो, डी राजा और मुथु मोहन। डी राजा सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, हाँ, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने, और मुथु मोहन नाम के कोई विचारक है, उन्होंने जॉइंट पेपर में वो किताब लिखी है। उसमें मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और आम्बेडकरिज्म, इनको सही ढंग से परखने की कोशिश की। अब ये अच्छी बात है कि आम्बेडकर अभी बाजू के लोग। अच्छा, ये कदम को आप सराहनीय मानते हैं? डेफिनेटली बाबा साहब स्वयं किसी एक फिलॉसफी को बंधे हुए नहीं थे। उनके जैसा जिसको हम स्वतंत्र विचारधारा वाला या जिसको इंडिपेंडेंट फिलोसोफर बोल सकते, ऐसा दूसरा में कोई नहीं है। उन्होंने समन्वय नहीं किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट। तो नेपाल का काठमांडू की स्पीच में तो बौद्धिस्ट कम्युनिज्म का, उन्होंने बुद्धिस्ट कम्युनिज्म ये शब्द का इस्तेमाल किया, जो कम्युनिस्टों को कभी ध्यान ही नहीं दिया, या जो परंपरावादी आम्बेडकर थे, ये तो कहीं नजर नहीं आता। हाँ, कभी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि मैंने कई 20-25 साल पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। इस संदर्भ में किया था आपने? इसी संदर्भ में किया था कि बाबा साहब मार्क्स को किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, मार्क्स को किस प्रकार से लेते हैं। मैंने मेरी जो किताब है, डॉक्टर आम्बेडकर तत्वज्ञान प्रचिति आणि, डॉक्टर आम्बेडकर तत्वज्ञान प्रचिति आणि आविष्कार नाम की मेरी किताब 1982 में पब्लिश हुई थी। उस वक्त मैंने बुद्धिस्ट कम्युनिज्म का जिक्र किया था। तो जो परंपरावादी आम्बेडकर थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया कि बाबा साहब ने ऐसे कहा नहीं। नहीं, अभी वो बातें सामने आ रही है, क्योंकि वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो वॉल्यूम प्रकाशित किए, लोगों के पास जा रही। काठमांडू का जो भाषण था बाबा साहब का, वो लोगों के सामने जा रहा है, इसलिए लोगों को बुद्धिस्ट कम्युनिज्म ये शब्द अभी मालूम हो रहा। लेकिन उसके पीछे की जो भूमिका है या उसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है, उसके बारे में अभी तक कोई ज़्यादा विश्लेषण नहीं हुआ है। न हमने किया, न लेनिनिस्ट ने किया, न मार्क्सवादियों ने किया, न गांधीवादियों ने किया। तो बाबा साहब का जब हम विचार करते हैं, तो बाबा साहब हमेशा प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली जो भी धारणा है, उनको हमेशा साथ लेते थे, अपनी सब बातों का पुनर्विचार करते थे, और जो भी समाज के लिए, देश के लिए या पूरे विश्व के लिए जो भी आवश्यक है, इस प्रकार के आंदोलनों को निर्माण करने के लिए इन सब धाराओं का विश्लेषण कर रहे थे बाबा साहब। तो बाबा साहब एक ऐसा मार्गदर्शक है कि जो कहीं भी परंपरावादी नहीं रहा। बाबा साहब ने बुद्ध को भी जो नहीं, बाबा साहब परंपरावादी नहीं रहे करके तो दलित पैंथर का आंदोलन भी खड़ा हो सका ना, क्योंकि परंपरा के अगर अनुकूल दिमाग बना रहता लोगों का, जो शोषित, पीड़ित, दलित, दमित थे, तो आंदोलन इस तरह का खड़ा नहीं होता था। नहीं, आज यदि पैंथर का आंदोलन पुनर्जीवित होता और यदि नई धारणाओं के साथ सामने आता तो सक्सेसफुल होगा। उस वक्त का दलित पैंथर का क्या हर आंदोलन में एक ठहराव आता है? जैसे मार्क्सवादी आंदोलन में भी ठहराव था, आज फिर से वो नए सिरे से सोच रहे हैं जाति के सवाल पे, भारतीय परिस्थिति के अनुकूल। क्योंकि मार्क्स ने कहीं पर भी सोशल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में ये बात नहीं कही है। वो तो हर मुल्क के, हर ज़मीन के अपने सॉइल के आधार पे उसका विश्लेषण, यहाँ के कम्युनिस्टों की हो सकती है गलती, लेकिन आज वो महसूस कर रही है। तो क्या आज के दौर में जो घटनाएं लगातार फिर से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पहले की अपेक्षा। जो पहले मनुस्मृति डायरेक्ट दिखती थी, आज मनुस्मृति के स्वरूप को नए रूप से डाला जा रहा है,
सामंतवादी पैदा हो रहे हैं, जमींदार पैदा हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में बाबा साहब के विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसको फिर से कैसे लेके आगे बढ़ा जा सके ताकि इस देश में एक विवेक जागे फिर से शोषित, दलित, पीड़ित लोगों का, ताकि ये जो मनुष्यवादी हैं, मनुस्मृतिवादी हैं, उनको फिर से बैकफुट पे लाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।